नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबरें चर्चा में थी, उन खबरों में पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था उस पर एक एक करके हम नजर डालेंगे और ये देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से उसमें क्या कुछ है जो की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक करके हम सारा वीडियो देखेंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर इस हफ्ते प्रमुख खबरें कौन सी थी जो चर्चा में रही। जैसे न्याय की देवी, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष निर्णय दिया है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो मदरसा कानून है 2004 का, उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अभी फैसला सुरक्षित है। तो अभी यहां तक जितना भी अपडेट है वो आपको बताएंगे। और उसके बाद बाल सगाई पर भी एक अहम निर्णय आया है जो कि महत्वपूर्ण है। एक एक करके अब चलिए इसको विस्तार से जानें। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि दृष्टि आईएएस का दीपावली सेल आ चुका है और 26 से 28 अक्टूबर तक यह दीपावली सेल आपके लिए स्पेशली आई हुई है, जिसमें कि दृष्टि आईएएस की जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी आपके कोर्स उसमें अवेलेबल हैं, सब पर 40% की सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में यह कोर्स रहेगा उसमें ऐप में, और यह 40% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। तो इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पर लिंक ओपन करिए, उसमें जानकारी भरिए और अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 या फिर 8010440440 पर कॉल भी कर सकते हैं। अब रही बात, यह जो डिस्काउंट है 26 से 28 अक्टूबर, लेकिन आप पहले ही अगर अपने डिस्काउंट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बैच ऑफलाइन इस वक्त शुरू हो रहे हैं, जैसे कि 13 नवंबर को करोलबाग का आईएसजीएस फाउंडेशन का हिंदी मीडियम का बैच शुरू है और लखनऊ में आईएसजीएस फाउंडेशन का 18 अक्टूबर से बैच शुरू है। तो इसमें एडमिशन चालू है, आप जाकर के यहां पर भी अगर ऑफलाइन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। और दृष्टि के जो बाकी सेंटर हैं, जैसे कि प्रयागराज है, प्रयागराज के अलावा हमारा जयपुर सेंटर है, या दिल्ली का जो करोलबाग सेंटर के अलावा इंदौर सेंटर है, इन सारे सेंटर पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन लेने के साथ साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पर, न्याय की देवी की मूर्ति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी है वहां पर अभी न्याय की देवी की मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। मूर्ति वहां पर है लेकिन चर्चा का विषय इस वक्त सारे देश में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि न्याय की देवी की जिस मूर्ति को हमने अमूमन फोटो में देखा है, वीडियो में देखा है, अब वह वैसी नहीं रही जैसी दिखाई देती थी। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। अभी जो मूर्ति है यह सफेद रंग की है और इसमें जो परिवर्तन है वो एक एक करके जानेंगे। देखिए, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका भी इसमें स्पेशल इंटरेस्ट था कि न्याय की देवी की जो मूर्ति है उसमें कुछ बदलाव हो, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के आधार पर यह काम जल्दी से जल्दी पूरा कराया। तो न्याय की देवी है कौन? देखिए, रोमन सम्राट अगस्टस ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी न्याय की देवी की। अब देखिए, रोम साम्राज्य में प्राचीन काल में अवधारणा आती है न्याय की देवी की। एक देवी है जिसका संबंध, जिसकी शक्तियां न्याय के संबंध में है। फिर उसके बाद प्राचीन काल में कई ऐसे राजा हुए पश्चिम में जिन्होंने न्याय की देवी को प्रतीक के रूप में अपने शासनकाल में स्वीकार किया। और उसके बाद हम जब देख सकते हैं ब्रिटिश भारत आते हैं, न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में आती है, तो धीरे धीरे यह न्याय की देवी की मूर्ति भारत में भी अपने एक नए स्वरूप के साथ आती है। लेकिन वह स्वरूप धीरे धीरे बाद में ऐसा हुआ, उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं लगातार उठ रही थी, उठी भी। आपने गाना सुना होगा, यह अंधा कानून है, जिसके पीछे यह जो एक बड़ी वजह रही कि मूर्ति भी ऐसी थी न्याय की देवी की जिसमें आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। तो वो सब बदलाव की मांग लंबे समय से की जाती रही और इन्हीं बदलाव थे को लेकर आए विनोद गोस्वामी। विनोद गोस्वामी ने यह मूर्ति तैयार की, फाइबर ग्लास से है, लगभग 6-6.5 फीट के आसपास है, 125 किलो है, और यह है मूर्ति। अब इसमें जो बदलाव हुए हैं, अहम बदलाव, उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि आंखों पर पट्टी जो है अब आपको नहीं दिखाई देगी। तो यह आंखों पर पट्टी ना होने का मतलब है कि यह जो कानून है, यह जो न्यायपालिका है, यह जो न्याय की अवधारणा है, इसमें न्यायपालिका सभी को एक बराबर नजर से देखेगी। कोई
बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा यहां पर है तलवार की भी प्रतिस्थापना की गई। पहले हाथ में तलवार था, लेकिन अब आप देखें तो पहले हाथ में एक तरफ तलवार था बाएं हाथ में, लेकिन अब बाएं हाथ में संविधान आ चुका है। और इसका मतलब यह है कि जो संविधान को दंड का जो देखिए न्याय देने का तरीके अलग अलग होते हैं, उसमें दंड भी दिया जा सकता है। तो दंड से महत्वपूर्ण क्या है? संवैधान के मूल्य। तो यानी कि दंड का आप कोई उपाय कर रहे हैं, उससे अच्छा है जो संवैधानिक मूल्य है उसके आधार पर न्याय होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है, संवैधानिक मूल्य एक बहुत बड़ी बात है और दंड की अवधारणा उसमें एक छोटी सी बात है, उसमें और भी बातें शामिल हो सकती हैं, इसी बात का ध्यान इसमें रखा गया है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई। सांस्कृतिक अनुकूलन की बात कर लें तो जो पोशाक है उसमें हम देखें तो पारंपरिक रूप से जो भारतीय पोशाक साड़ी है उसको अब शामिल कर लिया गया है। तो ये प्रमुख परिवर्तन थे और परिवर्तन का उद्देश्य जो था वह सकारात्मक था। औपनिवेशिक विरासत से हम दूर गए, ये हमारे लिए एक औपनिवेशिक विरासत की तरह था, इसका भारतीकरण हो चुका है। न्यायिक अवधारणा जो थी वह थोड़ी सी और बेहतर हो गई है इस मूर्ति के माध्यम से। विधिक प्रतीकवाद का आधुनिकीकरण हुआ है। इसका पूरा का पूरा संबंध क्या है? न्याय से है, न्यायालय से है, और उसका जो प्रतीक है उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। और यह सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है भारत की न्याय प्रणाली का आगे की परंपरा में वह करती रहेगी। अब बात आ जाती है अगली खबर पे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की संवैधानिकता पर सवाल हुआ। सवाल यह हुआ कि एक याचिका दायर की गई कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में समाजवाद शब्द और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसे हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह असंवैधानिक है, ऐसी याचिका दर्ज की गई। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, अब यह जो मूल ढांचा है भारतीय संविधान का ये उसका हिस्सा है, यानी कि ये मूल ढांचा है अपने आप में स्वयं में। और साथ में चूंकि याचिका में कहा गया था क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में पहले से मौजूद नहीं था, और जब इसे जोड़ा गया तो पूर्ववर्ती रूप में इसे लागू किया गया था जो इसे संवैधानिक करने के लिए कारण बताया जा रहा था। तो उसे भी न्यायपालिका ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि न्यायपालिका का क्या कहना था कि जो भारत का संविधान है वह एक जीवंत दस्तावेज है और अगर उसमें कुछ विकास होता है तो उस विकास को हम पीछे लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक आवश्यकताओं के साथ अगर जीवंत दस्तावेज विकसित हो रहा है तो हम उसे पीछे की तरफ अब नहीं लेके जाएंगे। अब यहां पे बात आती है मूल ढांचे का, एक जो कारण दिया वह कारण तो था ही। अब 42वां संविधान संशोधन क्या था जो 1976 में हुआ था जिसके माध्यम से ये शब्द जोड़े गए थे। एक और शब्द है अखंडता, उसे भी जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। हालांकि 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा है कि उसे लघु संविधान कह दिया जाता है। तो लघु संविधान का दर्जा किस संविधान संशोधन को दिया जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और किस समिति के आधार पर यह आया था? तो यह याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह पूरा संविधान संशोधन सामने आया था। अब बात की जाए क्या यह शब्द जब भारत का संविधान बन रहा था तब क्या अस्तित्व में नहीं आया था? यह अस्तित्व में ये शब्द था और इस पर चर्चा भी हुई थी। केटी शाह ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब संविधान सभा में बातचीत हुई तो यह हुआ कि देश अपने आप को क्या बनाना चाहता है, आगे आने वाले समय में समाजवादी बनाना चाहता है, पूंजीवादी बनाना चाहता है, या जिस अवधारणा के साथ आगे बढ़ना चाहता है यह देश के ऊपर छोड़ दिया जाए। और साथ ही पंथ निरपेक्षता पर भी कुछ ऐसी ही बात उस समय कही गई थी और अंततः इसे शामिल नहीं किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था प्रस्ताव में शामिल करने से, प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान की है। अब बात आती है 42वां संविधान संशोधन जब 1976 जब हुआ तो उस दौरान फिर ये दोनों शब्द शामिल कर लिए गए, ना ही सिर्फ समाजवादी पंथ निरपेक्ष जबकि अखंडता शब्द को भी शामिल कर लिया गया। और एक नए भाग 4 का में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और भी बहुत सारे इतने सारे इसमें परिवर्तन किए गए, संविधान में इतने संशोधन किए गए, इसी वजह से इसे लघु संविधान कह दिया जाता है। अब देखिए कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया इसी के माध्यम से। प्रशासनिक अधिकरण, आज हम जो अधिकरण देखते हैं इतने सारे, तो प्रशासन को बेहतर करने के लिए यह जो अधिकरण आए ये उसी समय आए हुए थे इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा और राज्य विधायक सभा दोनों में सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया देश में। यह भी तय कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती हो जाए।
न्यायिक जांच से संवैधानिक संशोधन को तो सीधे बाहर कर दिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। न्यायिक जांच नहीं हो सकती है संवैधानिक संशोधन की, यह बात कह दी गई। हालांकि फिर चीजें बाद में बदली। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कर दिया गया 5 से 6 साल, बाद में यह भी बदल गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कारों की सहभागिता, और तीसरा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये 3 जोड़े गए और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान जोड़े गए, विस्तार से कभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये चीजें जानना जरूरी है जो भी मैंने आपसे बताई, और भी हैं। अब यहां पे देखिए जो 2 शब्द जोड़े गए, हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी शब्द को पीछे जोड़ने के पीछे की जो अवधारणा थी वह यह थी कि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। तो समाजवाद की अवधारणा को, समाजवादी शब्द को यह जो लिया गया, यह गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में लिया गया। पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में यह बात इस तरह से आती है कि राज्य किसी धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं करेगा, सबके साथ तटस्थ रहेगा, इस आधार पर पंथ निरपेक्षता लिया गया शब्द। और साथ में अगर यह बात भी कहीं कहीं जगह पर विद्वानों ने कही कि भारत के संविधान में अगर ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ना भी जोड़े जाएं तो भी कहीं ना कहीं अगर हम गुणों के आधार पर देखें तो भारत का संविधान जो है इन गुणों से मिलता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद बात की जाए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता है और समाजवादी है, इसकी अवधारणा पश्चिम और भारत में अलग अलग दिखाई देती है। अगर हम बात करें पंथ निरपेक्षता की तो पश्चिम में क्या है, देखिए हम सेक्युलरिज्म एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम देखें तो एक होता है धर्मनिरपेक्षता और एक है पंथ निरपेक्षता। तो भारत में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, पंथ निरपेक्षता का। तो पश्चिम में जो सेक्युलरिज्म है उसका मतलब है धर्म के मामलों से राज्य का पूर्ण अलगाव है, और भारत में क्या है, राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव नहीं होता है, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रहेगा। धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने में राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका निभाएगी। राज्य सरकारें आप देखें तो जो बहुत सारी यात्राएं कराती हैं, चारुधाम की यात्रा, बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं बीच में, आप देखे होंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे मंदिर प्रवेश में रोकने का मामला हो, 3 तलाक को अपराध बनाने का मामला हो, इस तरह के कुछ मामले जो होते हैं उस पर सरकार भी अपना ध्यान देती है। तो ये पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा की वजह से सामने दिखाई देता है। उसके अलावा देखें धर्म की भूमिका, धर्म को प्रायः निजी मामला माना जाता है पश्चिम में, और भारत में देखें तो मान्यता देने तथा उन्हें महत्व देने के साथ उनके सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। राज्य स्वयं बढ़ावा देता है उनके सह अस्तित्व को, अलग अलग धर्मों को। तो ये भारत और पश्चिम की अवधारणा में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। सरकार का दायित्व देखें तो कोई दायित्व नहीं होता है, और यहाँ पे धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का दायित्व रहता है, और सम्मान के साथ समान व्यवहार दोनों भारत में। इसके अलावा समाजवाद में भी कैसा है कि देखिए समाजवाद का मुख्य मतलब जो पश्चिम में है अवधारणा वह यह है कि आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए क्या होगा, जो उत्पादन के साधन है वहां पर उन साधनों पर स्वामित्व, जो स्वामित्व रहेगा, नियंत्रण रहेगा, वह एक के पास रहेगा। सरकारी स्वामित्व होगा या तो सामूहिक स्वामित्व होगा। और भारतीय अवधारणा में संसाधनों के न्याय संगत वितरण के लिए क्या होगा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी। तो जो समाजवाद की अवधारणा है वो अलग है और भारत में अलग है, तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित दिखाई देती है। इसी तरह से देखें कुछ और बातें हैं, मार्क्सवाद और लेनिनवादी संदर्भ दिखाई देता है पश्चिम की अवधारणा में समाजवाद के लिए, लेकिन भारत में इससे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। राज्य यहाँ पे सहयोग की भूमिका में दिखाई देता है। अब उसके अलावा देखें उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून यह भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसे हाई कोर्ट ने संवैधानिक करार करते हुए रद्द कर दिया था। अब यह कानून क्या था, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। यह वो कानून था जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो मदरसा हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता था। तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए कानून था, लेकिन इसे रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वह यह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, तो वह कहां गई, सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उस पर सुनवाई हुई। हालांकि फैसला अभी सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है, जल्द ही आ जाएगा, लेकिन अभी यह जानना जरूरी है कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया था हाई कोर्ट ने, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन कहा था, और यह कहा था कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लंघन है। और आर्टिकल 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है वह उस प्रकार की शिक्षा नहीं है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, मुख्य धारा के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। यह बात जब कही गई तो इसके आधार पर इस कानून को रद्द कर दिया गया। जबकि जो सरकार का दावा है कि हम शिक्षा मदरसा में बेहतर करना चाहते हैं, शिक्षा को में बेहतर करने के लिए ही हम, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय रखी और यह कहा कि समस्या जहां पर है, कमियां जहां पर हैं कानून में, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि हम पूरे कानून को रद्द कर दें। यह बातें सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस दौरान सामने आई हैं। अब बात की जाए तो यहां पे जो बात थी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लंघन क्यों हो रहा है। देखिए, कहीं पे शिक्षा अलग प्रकार की मिल रही है, कहीं पे शिक्षा अलग प्रकार की, और जो मुख्य धारा की शिक्षा है, चलिए जो शिक्षाएं हैं जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए मदरसा बना है वो मिल रही है, लेकिन जो मुख्य धारा की शिक्षा अगर वो नहीं मिल पा रही है तो उसके आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो मुख्य धारा की शिक्षा बाकी लोगों को मिल रही है वो भी मिलनी चाहिए। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि अगर ऐसी संस्थाओं का परिचय गणित, विज्ञान और मुख्य धारा के अन्य विषयों से नहीं कराया जाएगा तो ये कैसे योग्य नागरिक तैयार करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। अब बात की जाए इस पर, उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून को पूरी तरह से खत्म कर देना बच्चे को नहाने के पानी में फेंक देने के बराबर है। तो कानून को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस कमियों को खत्म करने की जरूरत है, तभी तो उसे बेहतर किया, कोई कानून रहेगा तभी तो उसे बेहतर तरीके से रेगुलेट करेगा। शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए, मदरसा में ना जो शिक्षा पाठ्यक्रम होता है, कुछ स्कूल और उच्च शिक्षा की संरचना ऐसी है कि मौलवी कक्षा 10 के समकक्ष, आलिम कक्षा 12 के समकक्ष, कालिम स्नातक डिग्री के समकक्ष होता है, और फाजिल जो होता है मास्टर डिग्री के समकक्ष होता है। ये डिग्रियों के समकक्षता बताने के लिए नाम सारे आए हैं, ठीक है, जो मदरसा में एक तरह से आप कह सकते हैं प्राप्त होती है। शिक्षण का माध्यम क्या होता है, देखिए, दरसे निजामी एक होता है और एक दरसे आलिया होता है, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। तो दरसे निजामी में शिक्षा का माध्यम होगा अरबी, उर्दू और फारसी, और दूसरा होगा दरसे आलिया में राज्य पाठ्य पुस्तक निगमों द्वारा प्रकाशित या एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती हैं उनके द्वारा पढ़ाई होती है। तो एक दरसे निजामी और एक दरसे आलिया, ठीक है, और इसी के आधार पर पूरी की पूरी पढ़ाई इन दोनों माध्यमों से होती है। और साथ की बात की जाए तो ये उसकी कह सकते हैं योग्यता इससे समझ में आती है। अब बात की जाए वित्त पोषण की, तो राज्य भी करता है, राज्य सरकारों से आता है वित्त पोषण की व्यवस्था, या तो केंद्र सरकार की भी स्कीम आती है। दो उप योजनाएं हैं, जैसे मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना है, यह शैक्षिक मानकों में सुधार पर केंद्रित होती है, और अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास के लिए भी एक योजना है। और ये दो ऐसी प्रमुख उप योजनाएं हैं जिसमें मुख्य योजना है देश भर के मदरसों अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो देश भर में जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उसके अंतर्गत दो उप योजनाएं हैं। तो केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी अपने अलग स्तर पर करती है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, वित्त पोषण महत्वपूर्ण बात नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि आखिर मामला क्या है, किस वजह से यह कानून रद्द हुआ और क्या मामला भी गया है। उसके बाद आगे दे आ जाइए बाल सगाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी तरफ से फैसला दिया और यह बात कही कि बाल सगाई का होना गैर कानूनी है, और वह इसलिए क्योंकि देखिए, हमने बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 का कानून लाया, लेकिन उस कानून में बाल सगाई के बारे में कोई प्रावधान नहीं था कि यह अवैध है या नहीं है, गैर कानूनी है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कह दिया है, यह गैर कानूनी है। यानी कि जब बच्चों की शादी नहीं हो सकती और कम उम्र में उनकी शादी तय करना भी भविष्य में यह बात होने की तरह है कि कम उम्र में शादी हुई तो अब शादी भी उन्हीं से होगी। तो यह मैच्योरिटी अगर उनकी नहीं थी उनको पार्टनर को चुनने की, और उनका पार्टनर जबरदस्ती तय कर दिया गया, तो यह ठीक नहीं है। यही तर्क सामने आए। अब यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे के अल्पवयस्क होने के दौरान की गई सगाई को उसकी स्वतंत्र पसंद और बचपन की आजादी का उल्लंघन माना जाना चाहिए, ये बात थी, और इसी आधार पर इसे अवैध करा दिए। जो 2006 का विशेष बाल विवाह निषेध अधिनियम था उसमें यह बात एक्चुअली कहीं पे थी नहीं, यह प्रतिबंध था नहीं बाल सगाई के संदर्भ में, इसीलिए यह बात अलग से सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब बात की जाए तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बाल विवाह को रोकने के प्रयास बहुत पहले से हो रहे थे। राजा राम मोहन राय से लेकर के हम देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबने बाल विवाहों को लेकर एक समाज में क्रांति की, अपनी तरफ से प्रयास किया। अब उसके में हम 1891 का देखें, समाज सुधार का ही एक जो आंदोलन चला उसका ही परिणाम था कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम था, जिसके तहत 12 वर्ष जो विवाह की आयु थी उसे निर्धारित कर दिया गया न्यूनतम आयु।
बाद में शारदा अधिनियम आता है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, और यहां पे विवाह की आयु क्या कर दी गई, न्यूनतम जो लड़कियां थी उनके लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई। और अब देखें तो अब लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो ये धीरे धीरे क्रमिक विकास हम देखते हैं। और यहां पर सब में शादी की बात हो रही थी, सगाई की बात किसी कानून में नहीं थी अभी तक। अब बाल विवाह की स्थिति भारत में देखें तो वर्ष 1993 ऐसा था 49% से लड़कियों का विवाह बाल विवाह के रूप में हो रहा था, लेकिन 2021 में यह 22% हो गया, काफी कम हो गया। लेकिन अभी भी हमें और कम करना, हमें नगण्य तक रखना है, 0 तक जाना है। और 2006 के 7% से घटकर लड़कों की हिस्सेदारी या बालकों की हिस्सेदारी 2021 में सिर्फ 2% रह गई है, यानी कि ज्यादातर लड़कियों का ही बाल विवाह होता है, लड़कों का अपेक्षाकृत काफी कम है। अब यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, ये पहले तो नाम पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ विधिक उम्र से पूर्व बच्चों के विवाह पर जो रोक लगाता है उसमें कुछ बातें, आयु निर्धारित कर दी गई है 18 और 21 वर्ष, और यह भी कर दिया गया है नाबालिग होने पर विवाह अगर किसी का हो जाता है और यहां पर वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर विवाह को रद्द करने की मांग वे कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष के अंदर, वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर, जैसे लड़की है तो 18 है तो 20 साल के अंदर वो अगर मांग कर लेती है तो विवाह रद्द हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। यहां पर दंड देने की बात है, बाल विवाह करने वाले को कारावास एवं जुर्माने की भी बात कही गई है। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिकारी होगा जो यह ध्यान रखेगा कि बाल विवाह राज्यों में ना हो सके। इसके अलावा संरक्षण और भरण पोषण की बात कही गई है कि यह अधिनियम ऐसे विवाहों में शामिल नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें बाल वधू के पुनर्विवाह तक भरण पोषण का अधिकार हो। बाल वधू अगर कोई है और उसका पुनर्विवाह की स्थिति बनने तक भरण पोषण के लिए कानून कार्य करने वाला है। ये तो इसके मुख्य बातें हैं जो पता ही होनी चाहिए। अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक एक सवाल हैं, जवाब आपको बताने हैं कुछ इस प्रकार से कमेंट करके। जैसे मैं सवाल बताऊंगा तो आप बताएंगे पहले सवाल का जवाब ये होगा, तो मैं सवाल नंबर लिखता जाऊंगा। अब देखिए ये सवाल नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रही न्याय की देवी में परिवर्तन के विषय क्या रहे? आंख पर पट्टी, तलवार, पोशाक या उपर्युक्त सभी? जवाब आपको देना है सवाल नंबर 1 का, क्या है? ABCD। फिर देखिए सवाल नंबर 2 है, अब इसका जवाब बताइए, शारदा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? 1928, 29, 30 या 1891? A, B, C या D? क्या इसका सही जवाब है? सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 40वां, 42वां, 43वां या 52वां? A, B, C या D? अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? A अनुच्छेद 21A, B अनुच्छेद 21, C अनुच्छेद 22 या D इनमें से कोई नहीं? तो सवाल 1 से 4 तक में इसका क्या जवाब है? हर सवाल का आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी एंगेजमेंट दिखा सकते हैं कि आपने इस वीडियो में जो यह सवाल थे उसका जवाब कितनी आसानी से। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।